देखें, अगर तो बलदियाती इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, ये तो बलदियाती इलेक्शन में गुजर जाएगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जब कोई एमएनए लड़ता है, एमपीए लड़ता है, तो उसका पूरा खानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ता है। हम मामला को ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे, हम इनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जहां खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, वहीं अपोजिशन जमातों की जानिब से अब वफाक में और सूबाई असम्बलियों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल को कुछ कमज़ोर होता महसूस किया जा रहा है। आवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मकबूल समझा जा रहा है और सिर्फ आवाम में ही नहीं बल्कि कुछ अपोजिशन जमातों की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट से भी ये कहा जा रहा है कि अब आप अपना हाथ इस हुकूमत पर से हटा लें। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी बल्कि आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनसे मशवरा मांगा गया, उनसे फार्मूले से मुतालिक पूछा गया कि वो कोई ऐसा मशवरा दें, आएँ और डिस्कस करें इस चीज़ को कि इस हुकूमत से कैसे जान छुड़ानी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप पहले इस हुकूमत को घर भेजें और उसके बाद ही फिर इस सिलसिले में कोई बात हो सकेगी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि इलेक्शन से पहले ही ये हुकूमत घर जा सकती है? 23 मार्च वो तारीख जो पीडीएम की तरफ से दी गई है एहतजाज की इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और उस सिलसिले में भी नून लीग के कुछ लोग ये कहते हैं कि इतनी लंबी तारीख इसलिए दी गई है क्योंकि इससे पहले ही अपने ही बोझ तले गिर जाएगी। तो क्या वाकई हुकूमत गिर सकती है और इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को किस तरह से हो सकता है? और आसिफ अली जरदारी ने जो गुफ्तगू की है वो किससे मुतालिक थी, उनका इशारा किस जानिब था? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये हर तरफ आसिफ अली जरदारी साहब के बयान की इस वक्त बाज़गश चल रही है, ये जरदारी साहब से किसने मशवरा मांगा है? और ज़ाहिर है उनका जवाब तो सबके सामने ही है। कौन था वो मशवरा मांगने वाला? कौन है जो आसिफ अली जरदारी से फार्मूला लेना चाहता है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? देखें, ये बात तो आप जरदारी साहब से ही पूछिएगा। जाहिर है कि जिस तरह के माशाल्लाह वो सियासतदान भी हैं और जितने वो तदब्बर और हौसला रखते हैं और जितना उनका तजर्बा है, किसी और सियासतदान का इस वक्त पाकिस्तान में शायद ही होगा। तो वो जो इशारे कनायों में भी बात करते हैं, बड़ी गहरी बात करते हैं। तो जाहिर है कि ये किसको नहीं पता है कि मोहतरम इमरान खान को किसने सेलेक्ट किया है। हमने तो पहले दिन कहा था ये सेलेक्टेड है और जाहिर है कि सेलेक्टर्स ही की तरफ ये उनका इशारा है। और जो मुल्क का इस वक्त दिवालियापन पे पहुंच गया है और जाहिर है जिस अजियत और कर्ब में जो है पाकिस्तान की आवाम को झोंक दिया गया है, जिस गुर्बत की दलदल में उन्हें फंसा दिया गया है, जिस कदर इस वक्त जो है बेरोजगारी और बदअमनी और बदहाली है और महंगाई है, अलमान उसका तो जाहिर है कि फिर इस तरह बैठे तमाशबीनी तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो उनको भी उतना ही मैं समझता हूँ फिक्र लाहक है जितना बाकी सियासतदानों को है। इसलिए वो उन्होंने इशारा उन्हीं की तरफ किया है कि अगर आपने जो है फार्मूलाज ही ढूंढने हैं तो बहुत हो लिया। फार्मूलाज ढूंढते ढूंढते आज मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है। खुदारा इसमें आइन पर अमलदारी होनी चाहिए और इदारों को आइन के ताबे होकर ही काम करना चाहिए और अपने हदूद व क़यूद में रहकर काम करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के अवाम को इस दलदल से निकालना चाहते हैं तो फिर जो सही माने में पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगान हैं और जो रियासत की तारीफ आइन में की गई है आर्टिकल 7 में कि आइन में अवाम को मुक़्तदिर किया गया है नीचे से लेके ऊपर तक। इसमें ना अदलिया आती है, ना अफवाज पाकिस्तान रियासत में आते हैं। रियासत की तारीफ में ये रियासत के जरूर इदारे हैं लेकिन रियासत के ताबे हैं। और इसी तरह जो आर्टिकल 5 में कहा गया लॉयल्टी टू द स्टेट, हुकूमत नहीं है, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट नहीं है, लॉयल्टी टू द आर्मी नहीं है, लॉयल्टी टू द जुडिशरी नहीं है, लॉयल्टी टू द स्टेट यानी अवाम के साथ वफादारी और ताबेदारी यानी ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। वहां भी हुकूमत नहीं है, अदलिया नहीं है, अफवाज पाकिस्तान नहीं है।
तो इसलिए आइन पर अमलदारी करते हुए रियासत के साथ वफादारी होनी चाहिए और आइन की पासदारी होनी चाहिए। इसी में ये रियासत के ममलिकत के अमूर चलाए जा सकते हैं और इसी में जो है जमहूरियत को सांझी सोच कहते हैं, एक कलेक्टिव विजडम कहते हैं। ठीक है, पार्लियामान के जरिए खुदारा मसाइल को हल कीजिएगा, तभी इसमें जो है फलाह होगी और पाकिस्तान के अवाम बेहतरी महसूस करेंगे और हमारी रियासत जो है रियासत खुदादाद पाकिस्तान। लेकिन खुदा साहब, ये अब हुकूमत को जो केपी में हार हुई है, ऐसा लगता है इसके बाद उन्हें अपनी गलती का किसी हद तक तो एहसास हुआ है। बहुत से वजीर ये कह रहे हैं कि महंगाई इस हार की असल वजह है, अब वो कम बैक करने के लिए ज़ाहिर कुछ टाइम मांग रहे हैं। आपको लगता है कि चंद माह का और इनको मौका देना चाहिए, उसके बाद इनकी कारकर्दगी को हम देखें, शायद ये इस हार से कुछ सीखें और आने वाले दिनों में इस महंगाई के तूफान को कंट्रोल कर सकें? जी करें, कोई भी नहीं इनसे छीन रहा, कोई भी इनको जो है किक आउट नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल कोई भी जमात जो है गैर आईनी हल की तरफ बिल्कुल इशारतन भी कह नहीं रही है, ना करना चाहती है। तो इनके पास है, अगर तो ये समझते हैं कि इनके बस का काम नहीं है तो खुदारा पाकिस्तान के अवाम को मुखलिसी दे और खुद ही किनारा कश हो जाए। और अगर इन्होंने करनी है तो जाहिर है इनके पास वक्त है, बिल्कुल है। अगर आगे जो है इलेक्शन इन्होंने अगर बल्दियाती पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, पंजाब में भी करवाने हैं, बलूचिस्तान में भी करवाने हैं, सिंध में हमने ऑलरेडी एक कानून पास कर दिया है जिस पर अगरचे हमने तो सारों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है, लेकिन अगर ऑपोजिशन समझती है कि उन्हीं की मनपसंद कानून बनाया जाए तो ये तो कभी भी दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो सिंध में भी होंगे तो पता चल जाएगा। अभी तो कुछ चले जो कुछ केपी के जो इनका होम ग्राउंड था वहां से इन्हें मार पड़ी है, वॉश आउट होगा, वाइप आउट होगी पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से केपी के। आप देखें इनको बल्ले मारेंगे, लोग बल्ले मारेंगे, इनके निशान पर मोहर नहीं लगाएंगे, लेकिन बल्ले मारेंगे। खुदा साहब, अभी भी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक कौमी जमात के तौर पर तो कौमी धारे में मौजूद है ना, चारों सूबों में इसकी प्रेजेंस है। अब आप सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, आप लोग सिंध तक महदूद हो गए, पंजाब में आप लोग अब रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। आप नून लीग को देखें, उनकी सियासत अब सिर्फ पंजाब की हद तक रह गई है, सिंध में उनका कहीं कोई ख़ास वजूद नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त हुकूमत के वज़रा भी, सीनियर मेंबरान भी कम अज़ कम ये क्लेम करते हुए तो सही है कि वो ये कौमी जमात है और दीगर जमातें अपने अपने पॉकेट्स में सियासत कर रही हैं। आप लोग वो नेशनल सतह पर कौमी धारे में उभर कर नहीं सामने आ रहे हैं। ख्वाहिश होनी चाहिए कि जमातें कौमी तशख़्ख़ुस लेकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान को अगर हमने मजबूत करना है तो हमारी सियासी जमातें जो हैं वो बजाय इसके के ये सूबाई हों या बजाय इसके के किसी मसलक और मजहब के से मखसूस कर दिया जाए, उनको कौमी तशख़्ख़ुस और सारे सूबों में होना चाहिए, उनका वजूद होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि अगर किसी सूबे से किसी जमात का जो है वो वोट की रेशो जो है इस कदर नहीं आती है तो कौमी धारे में उसे सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि सारी जमातें जो है वो कौमी तशख़्ख़ुस को लेके पाकिस्तान के इमेज को उजागर करें और पाकिस्तानी नेशनलिज्म को जो है वो इस पर जो है आए, बजाय पैरोकियल या रीजनल या एथनिसिटी में पढ़ के हम जो है इसको बंटवारा करें चारों सूबों और उन दोनों जगह। अगले इलेक्शंस की भरपूर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये अगले इलेक्शन अब पीपल्स पार्टी के जहन में कब है? 2022 में ये इलेक्शन हो सकते हैं आपकी नज़र में, या फिर ये 2023 के इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं? कब ये इलेक्शन आप देख रहे हैं? और फिर चूंकि पीडीएम ने जो तारीख दी है 23 मार्च, क्या इससे पहले भी हुकूमत के गिरने के कहीं कोई इम्कानात मौजूद हैं इस तरह के? जी गोदा साहब, पीपल्स पार्टी की नजर में कब होगा अगला इलेक्शन, 22 या 23? देखिए, अगर तो बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो अगला पहले आपकी शशमाही जो है अगले साल की, ये तो बल्दियाती इलेक्शंस में गुजर जाएगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये डेडलाइन हमें देना चाहिए अब, जबकि 3.5 साल हो चुके और 1.5 साल बाकी रह गया है जिसमें बल्दियाती इलेक्शंस भी होना है मकसूद है और उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ आपने गामजन होना है। तो फिर सभी जमातों को मैं समझता हूँ कि उस कदर तैयारी की जरूरत होगी। पहले तो आप बल्दियाती में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है बल्दियाती, ये ग्रास रूट लेवल तक जाता है, मोहल्ले गलियों तक जाता है ये इलेक्शन।
और इसमें सारे जाहिर है कि जो है मसरूफ हो जाएंगे। और ये नर्सरी न सिर्फ आइंदा क़यादत की होती है बल्कि ये ही जो है आगे आपके MPs और MNAs और सेनेटर्स बनाती है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये शुरुआत हो जाती है और जो करना पड़ेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जो है ये बल्दियाती इलेक्शंस करवाना एक आईनी जिम्मेवारी हर एक पर डाली हुई है सूबों पर। आर्टिकल 140A के तहत उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं और लाजिम होना चाहिए, क्योंकि रियासत ही मुकम्मल नहीं होती जब तक, अगर आप आर्टिकल 7 में देखें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज, यानी लोकल असेंबलीज और लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद सूबाई असेंबली और सूबाई गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है पार्लियामान और मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये है रियासत। तो रियासत मुकम्मल नहीं होती है जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन करवा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की लेवल पर आप लोकल गवर्नमेंट्स नहीं लेके आते, क्योंकि बुनियादी लोगों के मसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे लोकल लेवल पर होते हैं, जिसमें उन्होंने वो अपने हेल्थ केयर है, अपना उनकी एजुकेशन है, अपनी उनकी सफाई सुथराई है, अपनी उनकी जो है इन शहरों के स्ट्रक्चर्स हैं, उस सारे को ठीक करना वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का काम है, जो अब वो सूबाई असेंबली या मरकजी यानी हुकूमत लेती है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का काम है। सो मैं समझता हूँ कि अगर ये हम ट्रांजिशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाएगा, और लोगों को जो है अपने डोर स्टेप्स पर, उनको अपनी दहलीज पर, उनको वहाँ उनके मसाइल हल करने में आसानी रहेगी और रियासत ज्यादा बेहतर और बहुत से तरीके से काम कर सकेगी। अच्छा, खोसा साहब, आखिर में एक इलेक्शन इस्लाहात बिल मंजूर हुआ था आज से कोई 1.5 माह पहले, और अपोजिशन ने उस दिन बहुत शोर शराबा किया था, इजलास का बाइकआउट भी किया था, ऐलान किया था अदालत जाने का उसी रोज। बिलावल भुट्टो मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे। ये अभी जब हम बात करें 41-42 रोज गुजर चुके, क्या कानूनी तैयारी आप लोगों की मुकम्मल नहीं हो पा रही, या फिर अदालत जाने का फैसला मौखर कर दिया, या आपकी तरजीहात में वो शामिल नहीं रहा? ये क्या मामला हुआ है? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है। ये क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन आ गए, KPK के इलेक्शन आ गए, उससे पहले जो है हमारे लाहौर का और फिर खानेवाल के इलेक्शन, बाई इलेक्शन आ गए, तो इसमें जाहिर है कि हमारा तवज्जो जो है ज्यादा इस तरफ मरकूज हो गई क़यादत की। अब इंशाल्लाह इसको अगली जो नशिस्त होगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें जाहिर है कि ये चीजें जो है हमारी ज़ेर बहस आएंगी और उस पर जो है अपनी फैसला जात किए जाएंगे, और जो टीम बनाई जाएगी फिर लीगल टीम उसकी पैरवी करने के लिए वो CEC की मंजूरी के बाद जो है उसको क़यादत अप्रूव करेगी और फिर हम उसको अदालतों में लेकर जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत जो आपने फरमाई है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसमें किसी किस्म की तवालत हो इलेक्शन में या कोई रखना अंदाजी हो। हम हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे, हर सीट पर मुकाबला करेंगे, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो कौमी और सूबाई इलेक्शन हो। हम उसमें ना तो ताखीर का बायस बनने का कोई सोच सकते हैं और ना बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और अभी तक उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात बिल को चैलेंज किया गया, चूँकि KP के इलेक्शन पर अपोजिशन जमातों की तमाम तवज्जो मरकूज थी। अब इसका फ़ायदा अपोजिशन की बड़ी जमातों को तो नहीं हुआ, लेकिन कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई, और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की इसी नाकिस कारकर्दगी और हार पर वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है, और ज़राए से ये खबरें मौसूल हुई हैं कि इसी हवाले से उन्हें एक रिपोर्ट भी पेश की गई, और इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हार की निशानदही भी की गई है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ इसलिए हारी क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में टिकट अच्छे उम्मीदवारों की जगह अरकान असम्बली के रिश्तेदारों और मंजूर नज़र अफराद को दिए गए, और यही वजह बनी तहरीक इंसाफ की इस शिकस्त की। लेकिन तमाम दिन ये खबरें चलती रहीं। फिर शाम में बैरिस्टर सैफ जो KP हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से इस खबर की तरदीद सामने आई कि वज़ीर आला KP की जानिब से कोई ऐसी रिपोर्ट इमरान खान को नहीं पेश की गई जिसमें इस इलेक्शन की हार से मुताल्लिक असबाब को बयान किया गया। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया था तो सबसे पहला नारा जो उन्होंने आवाम को दिया था वो रिवायती सियासत को ख़त्म करने का था। इमरान खान मौरूसी सियासत के सबसे बड़े मुखालिफ थे और वो नौजवानों को सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देने के हक़ में थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ एक बयानिया बनाया था कि तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क से रिवायती सियासत और करप्शन का खात्मा कर सकती है और इदारों में इस्लाहात करके उन्हें खुद मुख्तार बना सकती है, जबकि मुल्क की दूसरी तमाम जमातें बदउनवान हैं और मुल्क के मसाइल की वजह हैं।
इसलिए वो ये काम अंजाम नहीं दे सकती। इसी तहरीक के दौरान वो अपने ज़ाती कारनामे भी गिनवाते रहे और अवाम में तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक मुस्बत बयानिया बनाने में कामयाब रहे और इसी बयानिए पर यकीन करते हुए पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को कामयाब करवा कर इमरान खान को 2018 में वज़ीर आज़म बनवाया था। लेकिन फिर वज़ीर आज़म बनते ही और हुकूमत में आते ही खुद इमरान खान के बयानात और तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ के इस बयानिए से बिल्कुल बदल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसी सियासत का शिकार हो गई। पाकिस्तान में मौरूसी सियासत या क़यादत सिर्फ बड़े ख़ानदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये तर्ज सियासत माशरे के निचले तबकों में भी अपनी जड़ें गहरी कर चुका है। पहले किसी ख़ानदान की इजारादारी सिर्फ कौमी या सूबाई असम्बलियों तक ही महदूद रहती थी, लेकिन KP के बल्दियाती इलेक्शन में यही रिवायती सियासत हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह भी बन गई है। इस अपसेट शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म KP बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की अब खुद निगरानी का ऐलान देखना ही है कि उनकी इस निगरानी के क्या मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो फिरदौस साहब, ये आज जो रिपोर्ट वज़ीर आला KP की जानिब से पेश की गई उसमें हमें झलक नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की। खान साहब तो इस सियासत के ख़िलाफ़ थे, उनकी 25 साल जिद्दोजहद ही इस सियासत के ख़िलाफ़ थी, लेकिन आज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा लोग कहीं कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर है। तो ये इन हाउस आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा फिरदौस साहब। पहले तो देखिए, हाउस तो हमेशा इन ऑर्डर नहीं होगा तो नताइज अच्छे नहीं आते। सूरत हाल ये है कि कोई फार्मूला नहीं है मौरूसी सियासत और मेरिट के दरमियान। देखिए, बहुत सारे लोग जो सियासत में होते हैं तो पूरा ख़ानदान सियासत में होता है। जब कोई MNA लड़ता है, MPA लड़ता है तो उसके पूरा ख़ानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ता है। लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका एक हक बनता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अगर आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे और आप अपने ग्रास रूट वर्कर को ऊपर आने का मौका नहीं देंगे तो वो आपसे रिबेल करेगा। इसके अलावा हम जिन हालात से गुजर रहे हैं बहैसियत एक मुल्क के, जिसके अंदर महंगाई जो है वो एक संजीदा मसला है, पेचीदा मसला है और उसके असरात पूरे माशरे में नज़र आते हैं, तो उसका लोगों ने ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो आना है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इन सब चीज़ों को जानते हुए भी हमने बल्दियाती इंतखाबात कराए और मुनसिफाना तरीके से कराए, जिससे कि अब जिनको ये सिलेक्टेड कहते हैं उन्हीं की ज़माने के इलेक्शंस को ये आप कहेंगे कि हम इलेक्टेड हैं। और हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है और मैं समझता हूँ कि बहैसियत ये बल्दियाती इंतखाबात होने का क्रेडिट तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को जाता है ना, क्योंकि उनके ऑर्डर्स थे। ये हुकूमत ने अज खुद अपनी चॉइस के तहत तो नहीं कराया, मजबूर थी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, माजी में भी हुए थे, इस दफ़ा भी जैसे ही हुकूमत आई थी तो एक बिल आ गया था, बिल के लिए तारीखें दी गई, कोविड आ गया था जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसी तरह होने चाहिए कि जब उनकी मुद्दत ख़त्म हो तो जो अरसा प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली को दिया गया है, जो कि तकमील मुद्दत पे 60 दिन है, और अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बल्दियाती इंतखाबात को जब तक नहीं दिया जाएगा, बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले टेन्योर एंड री इलेक्शन की बात होनी चाहिए और फिर एम्पावरमेंट की होनी चाहिए। सही। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चला रही है, आप लोग इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, अब ख़ुद इस बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए आप इस निज़ाम का भी हिस्सा बन गए। बड़ी तादाद में आपकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा आई हैं और अभी ज़ाहिर है जब दूसरे अज़ला में ये इंतखाबात होंगे, दूसरा मरहला मुकम्मल होगा, शायद कुछ सीट्स आपकी और भी बढ़ जाएँ, चूँकि पब्लिक वाकई इस वक्त गुस्से में अपने गम का और गुस्से का इजहार कर रही है। अब इस सिस्टम में रहते हुए कैसे इस सिस्टम की मुखालफत करेंगे आप? देखिए, इस सिस्टम को इन्होंने खुद गिराना है। आज मैंने गंडापुर साहब का स्टेटमेंट देखा अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि फंड्स तो मेरे भाई ने देने हैं। तो ये जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो ये सिस्टम जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। वैसे इस हारने के बाद अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट होती, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती,
तो शायद रिजाइन कर देते। इसलिए यही जो ना उनके लिए एक जो ना वो रास्ता जो है यहाँ से निकलने का रह जाता। वो कहते हैं कि अवाम ने हमसे अदम एतमाद कर दिया है और उस पार्टी पे एतमाद किया है जो हमारे बारे में जो है जिनका ख्याल ये था कि 2018 के इलेक्शन चोरी हुए, उसके बाद जो है ना वो मुसलसल जो है ना मामला तो जो है वो कंट्रोल दूसरी जगह से किया जा रहा था। तो जब उस पार्टी का जो है ना वो नैरेटिव जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो गया, तो मेरा ख्याल है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को असम्बलियां तोड़ के, और वो कहते कि ठीक है केयरटेकर सेटअप लाए और उसके बाद जो है ना वो मुल्क को आगे चलने पे। वैसे भी इनसे मुल्क चल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं लोग महंगाई से पिस रहे हैं, तो इनके पास सिवाय आपस की लड़ाइयों के, दूसरों को बदजुबानी करने के, इनके पास और कोई प्रोग्राम है नहीं। और कामरान साहब ये वाकई अगर फंड्स का इशू हो जाता है और ये मतलूबा फंड्स अगर आपके नुमाइंदों को नहीं मिलते, काम करने का मौका नहीं उनको मिल पाता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो पता नहीं इनका अपना झुकता है कि नहीं झुकता। जी कामरान साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी कामरान साहब, ये अगर वाकई फंड्स नहीं मिले आपके लोगों को काम करने के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों को, तो ये अवामी मसाइल फिर कैसे हल होंगे? ये तो फिर आपके जीतने वाले उम्मीदवार बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए। देखिए हम मामला को ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे, हम इनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। ये अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह से जो है ना ये इस मैंडेट को हाईजैक कर देंगे जो जेन्युइन मैंडेट है, और जिस जेन्युइन मैंडेट को ये खुद भी तस्लीम करते हैं कि जेन्युइन है, तो अगर फर्ज कर लीजिए कि कहीं इन्होंने गड़बड़ की तो मामला अदालतों में जाएंगे, और फिर उसका नतीजा जो है वो जाहिर है लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे और लोगों को पता चलेगा कि किस वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे, तो आप उसका जो है ना बहुत जल्द फिर अगला नतीजा देखेंगे। ये तो अभी शुरू हुई है पार्टी। अच्छा, तो फिरदौस साहब अब ये देखें, अगर JUI ने फतह हासिल कर ली है और कहीं धांधली के इल्ज़ामात भी नहीं लगे, शिकस्त की वजूहात जो आपको हुई हैं वो सबके सामने है, वो महंगाई है, वो कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन है, अब उस शिकस्त के बाद फिर ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, परसों वो TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि फंड्स तो मेरे भाई ने देने हैं, जिसको दोहराया अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने। मुनासिब तर्ज अमल है क्या हुकूमत में शामिल लोगों का रवैया ऐसा होना चाहिए, अगर आपका मुखालिफ जीत गया तो उसके मैंडेट को तस्लीम करें और उसकी राह में रुकावट ना बने, बल्कि सपोर्ट करें उसको कि वो बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की सहूलत के लिए काम कर सकें? आपने शायद उसमें पढ़ा नहीं है, ये जो बजट है उसके अंदर रकम मख्तस कर दी गई है कि किस बुनियाद के ऊपर लोकल बॉडीज को फंड दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ हम उसका एहतराम करें। पता जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड्स हैं वो जहाँ इस्तेमाल करना चाहें वो प्रोविंशियल हुकूमत का इख्तियार है, जहाँ तक लोकल बॉडीज के फंड का ताल्लुक है उसको उनको मिलने चाहिए, जो भी वहाँ का चेयरमैन मेयर जो होगा। देखिए बात सारी है कि हमने अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, हम ये नहीं है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पावर में, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और ये कोई लिखवा के नहीं लाता, ये हुकूमत में वो हमेशा रहेगा। और जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कह रहे हैं वो निहायत ही गैर संजीदा बात कर रहे हैं। अभी जो है इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ, रूलिंग पार्टी हार गई, रिजाइन कर देना चाहिए। बाइडेन का डेमोक्रेट्स हार गए इतने स्टेट्स, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और मैंडेट लूज हो गया। ये कोई होता है, हर इलेक्शन की नौयत फ़र्क होती है, हर इलेक्शन का मिजाज अलग होता है, सूबाई असम्बलियों का अलग होता है, कौमी असम्बलियों का होता है। कितनी जगह कितने मुल्क हैं ऐसे जिधर रीजनल पार्टीज जीतती हैं लोकल इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो है वो नेशनल पार्टीज जीतती हैं। तो आप ये कह दीजिए कि आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन जीत गए तो आप नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दें। तो अगर संजीदा गुफ्तगू रखेंगे, अवाम को शऊर देने की कोशिश करेंगे तो उसमें इसी को मैच्योरिटी ऑफ द ठीक है। चलें, बजट में ये फंड्स मुख्तस हो गए हैं और जो मतलब फंड्स हैं वो ज़ाहिर है नुमाइंदों को मिलेंगे, इनको काम करने का मौका ही मिलेगा। साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हुकूमत के वज़रा जो कि माजी में इलेक्शन कमीशन पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाया करते थे, फिर गैर मशरूत उन्होंने माफ़ी मांगी, आज वही इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तसल्ली का इजहार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बेहतर फैसलों की तवक्को भी कर रहे हैं, वक्त से पहले ही तारीफ़ें भी कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्से पहले ही आज़म स्वाति, फवाद चौधरी, 2 वफाकी मिनिस्टर्स
बड़े बड़े इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगा रहे थे, अपोजिशन का माउथ पीस इनको कह रहे थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया, इनको शो कॉज नोटिस किए गए, गैर मशरूत माफ़ी भी दोनों ने बहरहाल वक्त पर या ताख़ीर से मांगी ली। और अब ये दोनों EVM और आई वोटिंग के मामले पर इलेक्शन कमीशन के आने वाले फैसलों की तारीफ कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से बेहतर फैसले की तवक्को कर रहे हैं। क्या कहा आज आज़म स्वाति ने गुफ्तगू करते हुए, ज़रा ये सुनिएगा, फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। EVM के ऊपर जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उस पे इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह बड़े अच्छे फैसले करने वाला है। कल भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो कैबिनेट कमेटी बनाई हुई है, उसमें भी हमने बड़े अच्छे फैसले किए और हमने यही अंदिया दिया कि हमें अब हर मुश्किल को पार करने के लिए, उसको हल करने के लिए बड़ा ही मुस्बत तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, ये माजी में भी थोड़े अरसे पहले ये आज़म स्वाति साहब बताते थे कि ये तो इन्होंने तो पैसे लिए हुए हैं अपोजिशन से, और अपोजिशन का माउथ पीस इलेक्शन कमीशन बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत अच्छे फैसले इलेक्शन कमीशन करने वाला है। ये हुकूमत को कैसे पता है कि जो फैसले इलेक्शन कमीशन करेगा वो अच्छे होंगे और वो हुकूमत के हक में होंगे, जब भी वो अच्छे लग रहे हैं? कामरान साहब, इंसिडेंटली जिस वक्त सवादी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था तो मैं बैठा था कमेटी की मीटिंग में, और इन्होंने कहा कि जी पैसे पकड़े हुए हैं। और फिर बाकियों की जिस तरह से बाकियों का सलूक था उनके साथ, इलेक्शन कमीशन के दोस्तों के साथ, तो वो हाँ जो कुछ उन्होंने हरकत की, वो उसके बाद इस तरह की बात, जब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई उसके बाद माफ़ी मांग ली। ये पहले आते हैं, ख़राब करते हैं, फिर उसके बाद सारी करते भाग जाते हैं। अब जो है एक नया जो उन्होंने शोशा छोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन ये करेगा, वो जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा उनके पार्ट पे तो तब भी आपको नहीं पता, अगर कोई जुडिशल या क्वासी जुडिशल होगा तो भी आपको नहीं पता। तो बस ये सारी जो जितने भी ये दोस्त हैं, ये सारी बोंगियां मारने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा। कभी इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी फिर इल्ज़ाम से पीछे हट जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं अपने लीडर की तरह, फिर उसके बाद जो है ना फिर अब उनकी तारीफें शुरू कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो लोग इस तरह की गवर्नमेंट चला रहे हैं और ये अच्छे फैसले अब अपोजिशन के लिए काबिल कबूल होंगे नहीं होंगे अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले हुकूमत आते हैं? राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो राना साहब, अब आज़म स्वाति साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे फैसले करने वाला है। अब वो क्या फैसले होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, लेकिन अगर वो हुकूमत के हक में हुए या EVM और आई वोटिंग के हक में हुए तो जाहिर है फिर वो आपके खिलाफ होंगे। तो आप लोग तैयार हैं ऐसे अच्छे फैसलों के लिए, इनका इस्तकबाल करने के लिए? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो एक साबित शुदा मुसल्लमा कंटेम्प्ट थी, जिसमें इन्होंने इतनी बेहयाई और बेशर्मी से स्कैंडलाइज किया इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद फिर जो है वो प्लीड गिल्टी किया और माफ़ी मांगी, तो ये हमारी नज़र में, बल्कि आम लोगों की नज़र में, ये नाकाबिले माफ़ी केस था। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी वज़ेदारी से और बहुत ज़्यादा लीनियंसी से काम लिया है। ये लातों के भूत है, ये बातों से मानने वाले नहीं है। इन लोगों को तो कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इनकी ना को अपनी इज्जत है, ना ये किसी की इज्जत करने के जो है वो करने का इरादा रखते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इनको सजा देता, और चाहे सजा में ठीक है, माइनर मेजर का फर्क रखा जा सकता, लेकिन इनको माफ करना जो है वो हमारी नज़र में जो है वो दुरुस्त फैसला नहीं है। और ये जो इन्होंने बाहर निकल के बात की है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो ये पॉजिटिव फैसले करने जा रहा है, इट्स अनदर कंटेम्प्ट। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो भी करने जा रहा है, आप उसके फैसलों को अगर प्रीएम्प्ट करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि उससे भी ज्यादा कंटेम्प्ट। अच्छा, आप किसी अदारे या किसी जुडिशल या क्वासी जुडिशल अथॉरिटी के मुताल्लिक तो यही अनाउंस कर दें कि वो ये फैसला। तो राना साहब, ये आप एक और कंटेम्प्ट की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। जो पहले कंटेम्प्ट हुई थी जिस पर गैर मशरूत माफ़ी कबूल कर ली गई, उसमें क्यों इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का वो इस्तेमाल नहीं किया जो आप चाहते थे कि कोई सज़ा दी जाती, चाहे वो छोटी या बड़ी होती, वो अपने हिसाब से वो तय कर लेते? क्या इसकी वजह समझ आती है कि मामले पानी डाला इलेक्शन कमीशन ने मिट्टी डाली है? देखिए, इसकी वजह तो यही नज़र आती है कि हमेशा कोर्ट्स का या जुडिशल अथॉरिटीज़ का हमेशा ये रुझान रहा है कि वो कंटेम्प्ट में एहसास दिला के जो है वो माफ़ी की तरफ चले जाते हैं।
ये एक प्रैक्टिस है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने भी शायद इसी प्रैक्टिस को जो है वो निभाया है। लेकिन शायद उनके ये बात पेश नजर नहीं रही कि ये तो आदि मुजरम है, ये तो माफी से जो है ये सीधे होने वाले नहीं। अब देखें, अंदर माफी मांगी है, बाहर आके फिर वही काम किया है इन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि इनको इसके ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि भैया आप कैसे हमारे फैसलों के ऊपर प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, हम ये फैसला करने जा रहे हैं। ये बात तो यानी इलेक्शन कमीशन की साख को मजरू करने वाली बात है। अब मैं इसके ऊपर कोई तबसरा करूं कि जी ये पॉजिटिव फैसला नहीं होगा, ये नेगेटिव होगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जात ही मुतनाज़िर होगी। बिल्कुल। और ना फैसला तो किसी भी इदारे का फैसला वो फैसला होना चाहिए, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप इस सेंस पे नहीं कह सकते। वो किसी के हक में किसी को सूट कर रहा होता है सिचुएशन की मुनासबत से और किसी के अगेंस्ट जा रहा होता है। देखिए जी, हमारा तो इस बारे में आइन भी यही कहता है, हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है उनकी। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ईवीएम से वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभा सकता है तो वो दे, फिर हमें वो अपोजिशन को इंश्योर करें वो। सही। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है ये इंश्योर नहीं हो सकता। ये इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। और अगर वो समझता है कि ईवीएम से जिम्मेदारी का डिस्चार्ज वो नहीं कर सकते, नहीं निभा सकते, तो वो लेजिस्लेशन के बावजूद जो है वो इस चीज से जो है वो इसको रद्द कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ईवीएम के ऊपर लोगों ने काम किया है, जहाँ पे तो थोड़े वोटों को छोटा हल्का है, वहाँ पे तो ये जो है ना चंद लाख वोट है, वहाँ पे तो ये मामला जो है किसी हद तक, और पूरी कौम पढ़ी लिखी है जी, वहाँ पे टेक्निकल जो है वो सहूलतें बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे तो ये किसी छोटे छोटे ममालिक में चल रहा है। जर्मन जो है वो इस सिस्टम पे जाके वापस आ गया है। इंडिया जो है उसने 22 साल लगाए हैं, 22 साल जी। यानी पायलट प्रोजेक्ट्स किए, एक दफा किया, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, चौथी दफा किया, और फिर जो है वो इस तरफ आया है। लेकिन अब वहाँ पे भी ये बात चल रही है, ये जो लास्ट उनका इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस जो है वो ये पॉइंट उठा रही है, और वो बीजेपी की जो कामयाबी है उसके ऊपर वहाँ पे भी ये बहस चल रही है कि जी वापस जो है वो हमें पायलट सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यानी सबने बड़ा टाइम लिया है, बड़ी तैयारी की है, यहाँ बहुत जल्दबाजी में, और ये हो क्यों रहा, और रातों रात वज़रा की राय क्यों फिरदौस साहब बदल गई कि कल तक जिस इदारे पर आप लोग तनकीद कर रहे थे, जिसके चेयरमैन को आप लोग, जिसके चीफ को माउथ पीस अपोजिशन का करार दे रहे थे, आज उसी की तारीफ़ें हो रही हैं, तमाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए, उनके आने वाले फैसलों को भी आप लोग प्रेडिक्ट करने लगे। ये क्या हुआ है रातों रात? देखिए, पहली चीज़ तो एक इसका तारीखी पस मंज़र देखना चाहिए। पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं, या पाकिस्तानी बहैसियत एक कौम के मुतमईन है कि ये इलेक्शन जो हैं वो फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट है। या हमारे इलेक्शंस में राइट फ्रॉम द स्क्रूटनी प्रोसेस, प्री पोलिंग, रिगिंग, ये सारी चीज़ों के इल्ज़ामात आज तक किसी ने नहीं लगाए। और जब ये इल्ज़ामात लगते हैं तो ये किस पे लगते हैं? तो लड़ने वालों पे लड़ते हैं या इलेक्शन करवाने वालों पे लड़ते हैं? बात यह है, पिक एंड चूज जब भी कोई करेगा तो मसला होगा। ये जो इतनी बांग, जोरों की बांगें मार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा तो कोई नहीं है। राना सांवला साहब, क्या वो वीडियोस दिखाए जाएं जिसमें तारिक अजीज साहब लीड करते हुए आप लोगों ने कितनी इज्जत अफजाई की थी? या जस्टिस सज्जाद अली शाह का पूरा वाकया दिया जाए? क्या आपने फोन करके इस सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की अफजाई की? क्या आप नैब के चेयरमैन के ऊपर जितनी गलाजत फेंकते रहे हैं, जो आपका नैब का चेयरमैन था, उसके बाद आपकी शराफत की दाद रुके? और यहीं पे मेरा जवाब। जी जी जी, फिरदौस साहब रुकिएगा, राना साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी राना साहब, फिर जो फरमाया, आपने जो फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हुआ था, आप उन लोगों की लिस्ट निकालें जिनके ऊपर कंटेम्प्ट लगी और उनको सजा हुई। लोग सजाएं भुगत रहे हैं पूरी जिंदगी के लिए। वो लोग नाअहल हुए इलेक्शन लड़ने से भी, और उन्होंने जेल भी काटी। ठीक है,
पॉइंट आ गया यही हम कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ये तो नहीं है कि कंटेम्प्ट हो नहीं सकती, कंटेम्प्ट होती है। सही, चलें, करते हैं, सब लोग करते हैं, सब पार्टियां सही है। मैं जो कह रहा हूं, जवाब मिलनी चाहिए जी, आपका जवाब आ गया जी। फिरदौस साहब कंप्लीट कर लें, फिर जरा इससे मुताल्लिक कानून का कामरान साहब से ले लें। समझता हूं इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त होने की जरूरत है, और जो जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, वी आर हेडिंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द रॉन्ग डायरेक्शन। जब तक हम अपनी सिमतें दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने इदारों को इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, और इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और लेकिन उनको एम्पावर भी करें और उनको ट्रांसपेरेंट भी करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की तारीख में बहैसियत पाकिस्तानी के मैं तो खुश नहीं हूँ इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस से। अच्छा। और जहां तक वोटिंग मशीन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ जर्मनी वापस जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। आप टेक्नोलॉजी को रद्द नहीं कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सही। परफेक्ट सिस्टम शायद उसकी खामियों को दूर करके उसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। खामियों को दूर करके हमें बेहतर करना है, इससे कि जो इस वक्त का मौजूदा निज़ाम है इसमें तो बहुत ज्यादा खामी है। इसके अंदर तो वोट गिनना मुसीबत है, इसके अंदर तो वोट को संभालना मुश्किल है, इसके अंदर बैलेट भरे जाते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन के अंगूठे बना के वो होते हैं, इसमें किताबें गायब होती हैं, किताबें गायब होकर ठप्पे कहीं और लगते हैं। सही। बगैर स्टैम्प के पेपर्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब ज़ाहिर इदारों को मजबूत और खुद मुख्तार करने की बात भी हर सियासी जमात करती है। कामरान साहब, निज़ाम को दुरुस्त करने की भी बात हर सियासी जमात करती है, लेकिन ये किसी भी दौर में मुमकिन हो क्यों नहीं पाता? कामरान साहब, बुनियादी रुकावटें क्या हैं? हमारा मसला ये है कि नीयत, हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये गवर्नमेंट जो है वो इसी पे चल रही है। जो कहते हैं कि जी हम जो इलेक्शन कमीशन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देख लिया आपने रिस्पेक्ट सवाती साहब की और दूसरे मिनिस्टर साहब ने जो कुछ किया था, वो रिस्पेक्ट तो हमने देख ली। फिर अगर आपने कोई इस तरह की हरकत कर ही ली है तो वो पार्टी उसको डिसओन करे, पार्टी उनको निकाल दे, उनको कहे कि स्टेप डाउन हो जाओ। वो भी नहीं है। किसकी शय पे करते हैं ये भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की शय पे होता है ये सारा कुछ। तो जब इस तरह की बदतमीजियाँ और सारा कुछ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर की शय पे होता है, और फिर जब वजन आता है, जोर आता है, फिर उसके बाद वो भी प्राइम मिनिस्टर वाली हरकत, फिर वापस विड्रॉ सॉरी करते हुए जो ना भाग जाते हैं वापस। तो ये इनका जो है वो जो हरकतें हैं वो इस तरह की हैं कि जिसमें जो है ना वो मामला ना अदारे चल पा रहे हैं और ना बाकी मामला जो है ना वो मुल्क की जो है ना वो चला पा रहे हैं। अदारों के साथ जो है ना इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना वो पंगा लिया हुआ, और फिर पंगा लेने के बाद जो है ना अब फिर वापस चेंज कर लिया। इससे पहले भी दूसरे अदारों के साथ कभी पंगा ले लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो ये इनका जो है ना वो एक माइंड सेट इस तरह का है कि बस एक किसी के साथ जो है ना वो चल नहीं सकते, अपने दोस्तों के साथ इवन ये नहीं चल पा रहे। इंटेंट का इशू आप कह रहे हैं कि इंटेंट का मसला है, और अगर नियत हो तो फिर ही किसी भी अमल को मुमकिन बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते अब इसी हुकूमत ने फिल्म पॉलिसी लाने का ऐलान किया है, और नेशनल लेवल पर फिल्म, ड्रामा, थिएटर और इससे मुंसलिक दीगर फील्ड्स में अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। एक बड़ी फंडिंग भी आ रही है। अब देखते हैं कि इस फील्ड में कितनी तरक्की हो सकती है। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, और हुकूमत ने नई फिल्म पॉलिसी को मुकम्मल कर लिया, और उसके साथ साथ एक MOU भी 3 बड़े अहम इदारों के दरमियान साइन हुआ है। उसमें खुद वफाकी हुकूमत शामिल है, पाकिस्तान टेलीविज़न, इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल कराची के दरमियान एक MOU साइन हुआ है, और इस MOU के तहत नेशनल एंटरटेनमेंट अवार्ड्स मुनक़िद किए जाएंगे, और इन अवार्ड्स के ज़रिए उन अफराद की हौसला अफजाई की जाएगी जिन्होंने फिल्म, थिएटर और TV के लिए गिरा कदर और नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। अब ये कितनी बड़ी खबर है, और इससे हमारे ज़वाल पजीर होती फिल्म इंडस्ट्री क्या दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी, या फिर फिल्म इंडस्ट्री को हुकूमत की तरफ से मजीद ताउन और मजीद फंड्स की ज़रूरत होगी? इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। फैसल कुरैशी साहब, पाकिस्तान के सुपरस्टार जाने माने आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद शाह साहब के साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस सिलसिले में क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। 22 अवार्ड्स इंशाल्लाह हम अगले साल जो है वो देंगे टॉप पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को, टॉप पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, टॉप पाकिस्तानी फिल्म को। 25 करोड़ रुपए से जायद
की जो रकम है ये हम उन अवार्ड्स के ज़रिए उनको हम देंगे। हमने नई फिल्म पॉलिसी जो है वो मुकम्मल कर ली है। 2 बड़ी फिल्में इस वक्त हमने तकरीबन उनके आखिरी मराहिल में हैं। ये दोनों जो फिल्में हैं ये $multi-million फिल्में होंगी। तो फवाद चौधरी साहब जब ये गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी दौर में दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी, फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी जवाल का शिकार हो गई, हमारा ड्रामा भी जवाल का शिकार हो गया। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। फैसल कुरैशी साहब, ये इसकी क्या आपको वजह समझ आती है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो चलते चलते अपने ट्रैक से उतर गई और ज़ाहिर है एक दौर ऐसा भी आया कि पाकिस्तान में कोई फिल्म बनी नहीं रही थी, अब चंद एक फिल्में बनना शुरू हुई हैं, और क्या वो भी इस मयार की हैं कि वो दुनिया की फिल्मों का मुकाबला कर सकें? और फिर ड्रामे के बारे में भी ज़रा अपने तासुरात का इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ा ही अच्छा सवाल रेज किया आपने। और देखिए, हमारी फिल्म जो जवाल पजीर हुई उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो एक सर्टन खित्ते के लिए फिल्म बन रही थी, वो आज भी बन रही हैं। उर्दू फिल्म पे थोड़ा सा सवाल आया बिकॉज पायरेसी हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ऑन थी कि हिंदुस्तानी फिल्में जो हैं वो हमें आराम से वीडियो पे मिल जाती थी। लोगों को एक सस्ती एंटरटेनमेंट और आसान एंटरटेनमेंट जब घर पे मिलती थी तो उन्होंने सिनेमा ना जाने का रुख किया। और सिनेमा ना जाने की और भी बहुत सारी वजूहत थी बिकॉज हम सिनेमा को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से हमें डेवलप करना चाहिए। सस्ती और अच्छी आसानी के साथ क्वालिटी एंटरटेनमेंट भी थी ना, वो एक क्वालिटी का भी डिफरेंस था, या वो उसको आप रूल आउट कर देंगे? मैं आपको इस बात बताऊं, क्वालिटी मेंटेन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी मेंटेन होती है पैसों से। कंटेंट आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है। आज भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात की जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो हमें नुकसान होता है वो हम जब पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सर्टेन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर उसके बाद आपकी आवाम को जिस तरह से हिंदुस्तानी फिल्में देखने की आदत हुई, उसमें सभी लोग शामिल हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आवाम शामिल है। और उसके बाद जब दोबारा सिनेमा रिवाइव हुआ और हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में लग रही थी तो एक रश था सिनेमाज की तरफ हमारी आवाम का, और उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो यहाँ से 100 करोड़ रुपए लेके गई हैं पाकिस्तान से। और हमेशा यही हुआ कि हम इनिशिएटिव लेते रहे कि ठीक है हम ये करते हैं, कभी दो तरफा ताल्लुकात ना हो सके। पर हाँ, फवाद भाई ने जो बात की है आज, मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। ड्रामे की क्वालिटी की आप बात करते हैं, हम दुबई में घूम रहे होते हैं तो हजारों इंडियन हमसे आके मिल रहे होते हैं कि जी आपका ड्रामा जो है वो बेहतरीन ड्रामा है। मैं अगर दुबई में खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे 2 खवातीन आती हैं, आप अगर चाहें तो यासिर हुसैन से भी इस बारे में पूछ सकते हैं, जिन्होंने आके मुझे कहा कि जी हम आपके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मॉरिशस के साथ एक छोटा सा आइलैंड है, हम वहां पे रहते हैं और हम यूट्यूब पे आपके ड्रामे देखते हैं। तो ये मत कहिएगा कि पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी बुरी, बिकॉज लोग दुनिया भर में हमारा ड्रामा देखते हैं, चाहे हमारा स्टेज है या हमारा ड्रामा है। सही हम वो बात कर करके जो है ना कि जी हमारा ड्रामा बुरा है, हमारा ड्रामा बुरा है, पेशेंस नहीं है हमारे लोगों। सही, लेकिन फैसल साहब आपने भी थोड़ा सा फिल्म का रिवाइवल अगर होना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो अहमद शाह साहब, आज ये अवार्ड्स का आप लोगों ने ऐलान किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कदम है, 25 करोड़ रुपए इसमें हुकूमत देगी, लेकिन अगर फिल्म को वाकई रिवाइव करना है तो उसके लिए तो आपको अरबों रुपए की ज़रूरत होगी इंडिया का मुकाबला करने के लिए, या ज़ाहिर हॉलीवुड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत के पास वाकई इतने फंड्स हैं और संजीदा है वो इस फील्ड को लेकर इतने फंड्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, तो मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू तो यह है कि मैं चाहता था कि एक अनबायस्ड अवार्ड हो जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड अवार्ड किया जाए कि जिससे क्रेडिबिलिटी कायम हो। अच्छा। इससे पहले कोई या तो चैनल का अवार्ड होता है या कोई साबन का अवार्ड होता है, और एक चैनल को अवार्ड मिलता है तो दूसरे को शिकायत होती है, दूसरे को मिलता है तो तीसरे को। तो हमारा जो है ना एक महदूद मैंडेट है, ना मैं मिनिस्टर हूँ ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं तो आर्ट्स काउंसिल का सदर हूँ। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जहाँ और हजारों काम कर रहा है, उसके साथ साथ ये पहले शराइत हमने तय की थी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन में कि आपकी 0 से होगी और ज्यूरी भी टोटल इंडिपेंडेंट होगी, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी, और हम नेशनल अवार्ड करेंगे उसको। हमें ऐसा जाहिर है कि पाकिस्तान में कैसे अवार्ड की जरूरत है जिसमें सारे फैसल कुरैशी जैसे मेरे दोस्त और जो भी हों उनको पता हो कि ये
PR अवार्ड नहीं है, और जिसके पे अवार्ड पे वो फख्र कर सकें। तो ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आर्ट्स काउंसिल इसमें इन्वॉल्व है तो रत्ती बराबर कोई ये इस पे नाम नहीं तो लगा सकता। इसमें जो प्राइवेट चैनल्स जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस काम कर रहे हैं, उनके काम को भी आप कंसीडर करेंगे, या फिर उसके लिए PTV पर हुआ काम ही सिर्फ कंसीडर होगा? नहीं, हाँ, नहीं, सबका, हम का, जियो का, ARY का, और कोई चैनल है TV1 पे भी बाज़ औक़ात अच्छा ड्रामा आता है, ATV पे भी आता है, उसके साथ PTV पे कोई ड्रामा चला है उसका कोई वास्ता नहीं है। PTV की हमारे साथ कोई मैंडेट नहीं है, हम PTV को नहीं, हम पाकिस्तान के कल्चर को रिवाइव करना चाहते हैं। PTV को रिवाइव करना है तो पहले उसको डिजिटलाइज करें, फिर उसमें क्वालिटी की आपको प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी, तो वो मसला नहीं है। हम एक ये इंडिपेंडेंट अवार्ड है तमाम चैनल्स के, और दूसरी बात ये PTV के साथ प्राइवेट चैनल पे चलेगा, क्योंकि बदकिस्मती से इस वक्त PTV की इतनी व्यूवरशिप नहीं है जितनी हमारे टॉप 3, तो ये बिल्कुल चलेगा, ये सारी दुनिया इसको देखेगी। तो ये हमारा जो मैंडेट है इसके अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मेरिट होगा। सही। तो फैसल साहब, ये वाकई ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं इनकी मोनोपोली से हटकर गवर्नमेंट लेवल पर जब एक इस तरह का अवार्ड शो होगा तो ये आर्टिस्टों के लिए भी इत्मीनान बख्श चीज़ होगी कि उनका काम मेरिट पर परखा जाएगा? मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जिसको अवार्ड नहीं मिलता वो यही कहता है कि ये अवार्ड फेयर नहीं है। अच्छा। लेकिन हकीकतन आपको जब ज्यूरी का पता लगता है, कई अवार्ड में ये होता है कि ज्यूरी का पता लगता है, आप कहते हैं भाई ये कौन लोग हैं जो हमें जज कर रहे हैं। तो अहमद शाह साहब को मैं आज से नहीं तकरीबन 30 साल से जानता हूँ, जिस तरह आर्ट काउंसिल को ये लेके चले हैं और जिस तरह से इन्होंने आर्ट काउंसिल में काम किए वो पूरे पाकिस्तान के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप फिल्म की बात कर रहे थे ना, तो मैं एक थोड़ा सा फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और अवाम तक भी। वो फैक्ट ये है मेरे भाई कि क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने % लोग हैं जो फिल्म देखते हैं और जिसपे हम बिजनेस करते हैं 35 करोड़ का? ना होने के बराबर तकरीबन 6 लाख लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, जो सुपर हिट फिल्म होती है, ठीक है। उसमें से जब रिपीट होते हैं तो हम जी उसमें से जब हम रिपीट होते हैं तो हम तकरीबन 50 करोड़ तक जाते हैं। तो भैया आप सोचें कि ये परसेंटेज जो है ये ना होने के बराबर है। अगर आपके मुल्क में 10% लोग फिल्म देखें, 10%, जिसके लिए आपको सिनेमाज की जरूरत है। मैं आज से नहीं, मैं पिछले 5 साल से ये बात कर रहा हूँ कि हमें अच्छे क्वालिटी के सिनेमाज की जरूरत है जहाँ पे टिकट सस्ता हो। मेरे घर पे काम करने वाला बस ड्राइवर जो रेडी लगाता है वो या इस तरह के लोग जाके अच्छे सिनेमाज में बैठ के फिल्म नहीं देख सकते, 900-1000 का टिकट नहीं ले सकते भाई। उनको 200 रुपए का टिकट खरीद सकते हैं, 100 रुपए का टिकट खरीद सकते हैं। उनको ऐसे सिनेमाज बना के दें 1000 सीटों वाले, जिसमें लोग आके फिल्म देखें। नैरेटिव चेंज हो सकता है, जो आप बताना चाहते हैं दुनिया को, दिखाना चाहते हैं, अपनी कौम को समझाना चाहते हैं, थ्रू फिल्म आप कर सकते हैं। ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब। अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ नहीं, और ज़ाहिर है ये हुकूमत तक पहुँचेंगी भी और हुकूमत को इन तमाम तजावीज़ पर संजीदगी के साथ गौर भी करना होगा, तभी पाकिस्तान में फ़िल्म दोबारा ज़िंदा हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।